हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो आप लोग की जूनियर काउंसलर की वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग की मैं प्रिपरेशन करा रही थी, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कंपनी लॉ 1956 भी आपके सिलेबस में शामिल है और साथ में जिसमें अमेंडमेंट हुए थे तो क्या चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी इज। एक सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है 12, 1, 7, नो लिमिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पब्लिक कंपनी, तो कंपनीज जो होती हैं वो मेनली दो टाइप की होती हैं, एक हो जाती है प्राइवेट और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। दो तरह की रहती हैं, एक प्राइवेट हो जाती हैं और दूसरी क्या होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं। प्राइवेट नाम से ही क्लियर है आप लोगों को कि प्राइवेट कंपनीज जो कि कुछ लोग मिलकर के अपने लिए बनाते हैं, और जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो जनता जो भी है, जितने भी लोग हैं सबको मिला करके, या फिर जो वो शेयर्स ले रहे हैं तो वहाँ पर वो मेंबर्स बनते हैं, एक बड़ी उसको सम्मिलित किया जाता है, इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, बहुत सी चीजें आती हैं इसमें। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वहां पर मिनिमम जो होंगे, इसको ये तो समझ लेते हैं अच्छे से, तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे इजी रहेंगे। मिनिमम जो होते हैं वो दो सदस्य होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए, पहले ये लिमिट 50 की थी लेकिन अब मैक्सिमम की लिमिट बढ़ा करके 200 हो गई है। तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम होंगे 200। तो मिनिमम हो जाएंगे कि 2 व्यक्ति और अधिकतम 200 व्यक्ति मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी को बना सकते हैं। और जब बात पब्लिक कंपनी की आती है तो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम 7 सदस्य होते हैं। 7 लोग होने चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी के। अगर 7 से कम होते हैं तो कुछ टाइम लिमिट दे रखी है, उसके अंदर वापस से इनको 7 सदस्य करने होते हैं, अदरवाइज ये पब्लिक कंपनी नहीं रह जाएगी। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं है, कितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं, कितने भी सदस्य हो सकते हैं, एक पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं है। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन बन गए, प्राइवेट का मिनिमम पूछे या पब्लिक का मिनिमम पूछे, या फिर प्राइवेट का मैक्सिमम या फिर पब्लिक का मैक्सिमम। आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो यहाँ पर जो कह रहा था कि न्यूनतम संख्या कितनी होती है एक पब्लिक कंपनी के लिए, तो न्यूनतम संख्या हो जाती है 7। आपको समझ में आ गया होगा आप सबके बारे में कि कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी को इस प्रकार परिभाषित करता है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. The relation between persons who have agreed to carry on business activities together. The relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all of them together, none of these. तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसके अनुसार साझेदारी क्या होती है। वैसे तो साझेदारी की डिफिनेशन पार्टनरशिप ये हम लोग बहुत सी समझते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या डिफिनेशन होती है आपको ये बताना है। तो वहां पर साझेदारी क्या होती है, कुछ व्यक्ति होते हैं मिलकर आपस में बिजनेस कर रहे होते हैं, और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और साझा करने के लिए सहमत होते हैं। या तो सब मिलकर के कार्य करते हैं या फिर उनकी तरफ से कुछ या फिर कोई एक कार्य करता है, जैसा आपस में उनके डिसाइड हो। तो आइए देखिए कि ये जो भी अभी मैंने समझाया ये पूरा किस एक पॉइंट में दे रखा है। तो पहला पॉइंट जो उनका था, उन व्यक्तियों के बीच का संबंध सभी द्वारा किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हो, या उनमें से कोई एक सभी के लिए कार्य कर रहा है। तो ये डिफिनेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर जितने भी पॉइंट से रखे होते हैं सब करेक्ट होते हैं, लेकिन आपको ढूंढना होता है कि कौन ज्यादा करेक्ट है, कौन ज्यादा जो भी पूछा गया उसके नियर होगा। तो सबसे ज्यादा जो सही आएगा वो आपकी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के साझेदारों की देनदारी असीमित होती है, इसका अर्थ है द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, दिस मीन्स दैट।
Partners' personal assets cannot be used for repaying the firm's debt. Partners' personal assets can be used to repay the firm's debt and liabilities. Partners will enjoy unlimited profit. Profit is distributed according to the amount of their capital contribution. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो साझेदारी फर्म होती है उसके साझेदारों की जो देनदारी होती है या दायित्व कह सकते हैं असीमित होता है, इसका क्या अर्थ होगा। जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी तो वहाँ पर आपको बताया था कि जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है उनका जो साझेदार होते हैं उनका जो दायित्व होगा वो असीमित होता है। तो असीमित होने का अर्थ क्या होता है कि क्यों असीमित कहा जाता है कि वो जो साझेदार होते हैं व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग फर्म के ऋण को चुकाने के लिए नहीं करते हैं, या फिर साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग फर्म के ऋण या फिर देयता को चुकाने के लिए किया जा सकता है। ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी होती है उसका यूज भी किया जा सकता है, जो भी उन्होंने लोन लिए होते हैं उनको चुकाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक साझेदार के पास नहीं है तो दूसरा साझेदार नहीं चुकाएगा, अगर उसके पास नहीं है तो दूसरा साझेदार अपने जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उससे लोन चुकाता है। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होती, जैसे कि एक कंपनी में लिमिटेशन रहती है, लिमिटेड दायित्व होता है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड दायित्व नहीं होता। यही इसकी एक डीमेरिट भी होती है जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उनकी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो साझेदार व्यवसाय की दैनिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता वह डैश साझेदार है। पार्टनर हु डजंट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज ए डैश पार्टनर। एक्टिव, डोरमेंट, सीक्रेट, नन ऑफ दिस। तो कोई साझेदार है, जैसे कि बताया है था आपको मैंने जो डिफिनेशन थी वहां पर, कि सभी साझेदार जरूरी नहीं है कार्य करें, कोई एक साझेदार कर सकता है या 2-3 साझेदार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक साझेदार है, वो साझेदार तो है, उसने कैपिटल तो लगाई है, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटीज में डेली अपना योगदान नहीं देता, कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निष्क्रिय साझेदार, गवर्नमेंट पार्टनर। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी के गठन के दौरान बनाया जाने वाला दस्तावेज है। डॉक्यूमेंट दैट इज मेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन कह रहा है जो पार्टनरशिप होती है इसको जब बनाया जा रहा होता है तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? साझेदारी समझौता, साझेदारी विलेख, साझेदारी पंजीकरण, साझेदारी दस्तावेज। अब चारों देखिए सिमिलर जैसे हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन किसमें ज्यादा होगा? कंफ्यूजन होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में। तो जो तैयार किया जाता है वो साझेदारी विलेख होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हो सकता है आपके आंसर में विलेख की जगह संलेख लिखा हो, साझेदारी संलेख। तो विलेख और संलेख दोनों एक ही चीजें हैं, वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। अगर साझेदारी संलेख होगा तो वही आपका आंसर होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी विलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड? नेम ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पर किसका उल्लेख नहीं होता? तो फर्म का नाम, नेम ऑफ द फर्म होता है, व्यवसाय की अवधि भी रहती है, विवादों को सुलझाने की विधि भी होती है। क्या नहीं होता? लाभ और हानि की राशि जो होती है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो नहीं लिखा रहता, क्योंकि पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा। इसलिए ये चीज जो होती है वो जो साझेदारी विलेख या पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाता है उसमें नहीं होती। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक आपको तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के लिए पंजीकृत होना डैश है। इट इज डैश फॉर ए पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड, मैंडेटरी, ऑप्शनल, नेसेसरी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अगर पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए रजिस्टर्ड होना क्या है? अनिवार्य है, वैकल्पिक है, आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अनिवार्यता की बात आती है मैंडेटरी की, तो जो एक कंपनी होती है, कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन क्या होता है? मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है। किसके अंडर में? कंपनीज एक्ट 1956, जो अब आपका 2013 के नाम से आ रहा है कंपनीज एक्ट, उसके अंडर में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। लेकिन जो साझेदारी होती है उसका अधिनियम क्या है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसके अंडर में
एक साझेदारी फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, वैकल्पिक होता है, उनकी इच्छा पर होता है, वो करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं तो ना करवाएं, ऑप्शनल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म को निम्नलिखित के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द पार्टनरशिप एक्ट 1994, द पार्टनरशिप एक्ट 1922। तो अभी की वीडियो में मैंने एक 2-3 बार बोला है कि कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत होती है, तो आप लोगों ने अगर ध्यान से सुनी होगी अभी तक की जो वीडियो है, अगर ध्यान से आपने सुनी है और ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जितने बच्चों का सही होगा उन सबका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करूंगी। तो आप लोग जल्दी से इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए कि जो साझेदारी होती है उसको किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य है टू मेन मोटिव ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू अर्न प्रॉफिट, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, to inculcate a habit of saving among members, to cooperate and work as a team with members। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो सहकारी समिति होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाभ कमाना, अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करना, सदस्यों में बचत की आदत विकसित करना या फिर सदस्यों के साथ सहयोग करना और एक टीम के रूप में काम करना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सहकारी समिति होती क्या है। तो जो सहकारी समिति होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लोगों का एक संघ होता है। कुछ लोग होते हैं उनका एक सोसाइटी बना लेते हैं। किस लिए बनाते हैं? आपसी लाभ, म्यूचुअल प्रॉफिट के पर्पज से, जो कि सामाजिक, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक होता है, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए या फिर कल्चरल वेलफेयर के लिए अपनी सोसाइटी एक बना लेते हैं और मिल करके स्वेच्छा से काम करते हैं, तो कहलाती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आ जाता है कि क्वेश्चन में आपकी क्या पूछा है कि क्या मुख्य उद्देश्य होता है। तभी मैंने क्या उद्देश्य आपको बताए थे, लाभ कमाना, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, या फिर सदस्यों की बचत की आदत विकसित करना भी नहीं, या फिर सदस्यों के साथ सहयोग एक टीम के रूप में काम करना भी नहीं। क्या होता है, मेन उनका ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि जो सदस्य होते हैं उनको सेवा प्रदान करना, प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियां अपनी पूंजी कैसे जुटाती हैं। हाउ डज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज रेज इट्स कैपिटल? बाय इशूइंग शेयर्स टू इट्स मेंबर्स, बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, बाय गेटिंग डोनेशंस, नन ऑफ दीज। कैसे पूंजी जुटाती हैं? तो जिनकी जो पूंजी होती है, जिनके मेंबर्स होते हैं, उन्हीं मेंबर्स को ये अपने शेयर्स जारी करती हैं, उनसे इनकी पूंजी आती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो सहकारी समितियां या फिर कॉर्पोरेट सोसाइटीज होती हैं, बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स कॉर्पोरेट सर्विसेज होती हैं, कंज्यूमर्स के लिए होती हैं, कॉमर्स की होती हैं, मार्केटिंग की होती हैं, या फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। तो इनके अलग अलग टाइप्स की रहती हैं, बहुत सी तरह की होती हैं, और जो भी इनके मेंबर्स होते हैं उनसे ही क्या करती हैं, जो भी अपनी कैपिटल इनको चाहिए होती है उसको जुटाती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी का मुख्य प्रबंध निकाय है। द चीफ मैनेजिंग बॉडी ऑफ ए कंपनी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी की अगर बात करी जा रही है तो एक कंपनी क्योंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, कंपनी के खुद के हाथ पैर नहीं होते कि वो अपना काम खुद से कर ले। माना जाता है एक व्यक्ति, लेकिन आर्टिफिशियल व्यक्ति माना जाता है, तो अपने काम को खुद से नहीं कर सकती। इसके लिए क्या रखती है, डायरेक्टर्स को रखती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो संचालकों का एक निदेशक मंडल होता है, संचालक मंडल होता है, वो सारे काम कंपनी की तरफ से करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रबंध निकाय होता है मुख्य, वो हो जाता है निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो अंशधारक होते हैं उन्हें कंपनी का स्वामी माना जाता है, ओनर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अंशधारक कौन होंगे, जो भी कंपनी की कैपिटल होती है उस कैपिटल को वो लोग अंशों में, शेयर्स में परचेज करते हैं, खरीदते हैं, जिससे कि कंपनी अपना बिजनेस कर पाती है। इसलिए वो कंपनी के क्या हो जाते हैं, स्वामी होते हैं। कई तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। ऋण धारक वो होते हैं जो कि कंपनी को ऋण दे रहे होते हैं, लोन दे रहे होते हैं, उसके बदले में कंपनी उनको जो पत्र जारी करती है वो क्या कहलाता है, डिबेंचर कहलाता है, ऋण पत्र कहलाता है। तो लेकिन जो मेन मैनेजिंग का काम होता है वो निदेशक मंडल करता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी वह है जो, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच
limits the number of members, restricts the transferability of shares, prohibits the public to subscribe to its securities, all of these। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निजी कंपनी क्या होती है। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहीं पर मैंने आपको समझाया था कि मेनली दो तरह की रहती है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो किस तरह की रहती है, अपने सदस्यों की संख्या को सीमित करती है, करेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया था कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि जो उसके शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं अपने शेयर्स को दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट कि जनता को अपनी प्रतिभूतियों को सहसा लेने से रोकती है, करेक्ट है। ये आम जनता को अपने शेयर्स को निर्मित नहीं करते हैं। जैसे कि एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है, कोई भी उनके अंशों को परचेज कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कोई भी व्यक्ति, आम जनता उनके अंशों को नहीं परचेज कर सकती, इसलिए वो प्रोस्पेक्टस भी जारी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो एक निजी कंपनी होती है उसमें ये तीनों ही क्या रहेंगी, फीचर्स होते हैं, तीनों ही विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैन sue the third party or its members, can be sued by its members or any other third party, all of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होते हुए एक आर्टिफिशियल बॉडी होने की वजह से क्या कर सकती है, किसी अनुबंध में प्रवेश कर सकती है, करेक्ट है, कर सकती है। तीसरे पक्ष या उसके सदस्यों पर मुकदमा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसके सदस्यों या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा मुकदमा दायर किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही काम एक कृत्रिम व्यक्ति, एक आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से एक कंपनी कर सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। ये सारे क्या होते हैं, कंपनी के फीचर्स भी हैं। तो विशेषताओं में भी पूछा जा सकता है आपसे, एक कृत्रिम व्यक्ति है, दूसरे पर मुकदमा चला सकती है या उस पर कोई दूसरा व्यक्ति भी केस कर सकता है। ये सारी फीचर्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता है, विच ऑफ दीज इज द मेरिट ऑफ कंपनी, क्विक डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ सिक्रेसी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ईज ऑफ फॉर्मेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी एक कंपनी की विशेषता है, कंपनी का फीचर है, मेरिट है। त्वरित निर्णय लेना, एक कंपनी में इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लिए जा पाते, क्यों, क्योंकि ये कंपनी काफी बड़े पैमाने पर बिजनेस करती है। तो संचालक मंडल होते हैं, सभाएं होती, मीटिंग्स होती हैं, उनमें पूरा एक प्रस्ताव पारित होते हैं, उसके बाद जाकर के कोई डिसीजन लिया जाता है। तो क्विक डिसीजन नहीं ले पाती, गोपनीयता की भी कमी रहती, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट पूरी देनी पड़ती है जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। व्यवसायिक प्रबंधन और गठन में आसानी, ईज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन भी इजी नहीं होता, काफी डिफिकल्ट होता है। प्रमोशन किया जाता है, प्रवर्तन जिसे कहा जाता है, यहाँ पर वो वाला प्रमोशन नहीं है मार्केटिंग से रिलेटेड। ये प्रमोशन जो होता है कंपनी लॉ में, जब एक कंपनी को बनाया जा रहा होता है तो उससे रिलेटेड होता है, उसको प्रवर्तन बोलते हैं। तो प्रवर्तन होता है, उसमें अलग अलग पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम बनाया जाता है, प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, बहुत सी कार्रवाई की जाती है, बहुत सा काफी लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद एक कंपनी बनती है। लेकिन जो व्यवसायिक प्रबंधन होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वो एक कंपनी में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर एक संचालक मंडल बनता है, उनका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट एक अच्छे से होता है। तो ये एक विशेषता होती है एक कंपनी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी इज, एक निजी कंपनी बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या है, न्यूनतम सदस्य संख्या पूछी है 5, 3, 2, 4। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वहीं पर मैंने आपको बताया ही था कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए न्यूनतम कितने होने चाहिए, 2 सदस्य कम से कम होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के जितने भी फॉर्म्स होते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्जाम में आपके आ सकते हो मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। इसका जो नेक्स्ट जो सिलेबस है उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसका सिलेबस मैंने अपलोड किया, उसकी भी वीडियो है।
एक प्लेलिस्ट इसकी चैनल पर मैं बना दूंगी, जिससे कि आपको सारी वीडियोस एक जगह मिल जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।